हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 3 की इसके लघुत्तरीय जो लोग भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन कर रहा है कि दो धातु एवं दो अधातुओं के नाम लिखे। तो ये यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए धातुओं का कि दो धातु एवं दो धातु का नाम लिखना था। तो ये धातु का नाम में जैसे हो जाएगा सोना, लोहा, कॉपर, सोडियम आदि हो जाएगा, और धातु में हो जाएगा क्लोरीन, आयोडीन, सल्फर इत्यादि। तो चलते हैं अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन है दूसरे नंबर। तो यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समुद्री जल में पाए जाने वाले एक प्रमुख लवण का नाम लिखे। तो ये यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। किसी अधातु का नाम लिखें जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। यानी कि हमें एक ऐसे धातु का नाम लिखना है जो कि साधारण ताप पर ही द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्रोमीन, यानी कि ब्रोमीन है जो कि यह एक अधातु है और यह तथा ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन है कि एक अधातु का नाम लिखें जो वायु के संपर्क में आने पर जल उठती है। यानी कि हमें एक ऐसे धातु का नाम लिखना है जो सीधा वायु के संपर्क में आते ही जलने लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे अधातु का नाम पूछ रहा था, तो यहाँ पे अधातु हो जाएगा सफेद फास्फोरस। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या, कौन सी अधातु में विद्युत की सुचालक होती है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, चूंकि यह अधातु है और यह अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक करता है, यानी कि इससे करंट जा सकता है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं जबकि सभी अयस्क खनिज होते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं, यानी कि खनिज के बारे में पूछ रहा है अयस्क होते हैं। तो चूंकि यह अयस्क नहीं होते हैं तो इसलिए यहाँ पे नहीं इसका आंसर हो जाएगा नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन की उल्फ्राम किस अयस्क में विद्यमान रहता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि उल्फ्राम किस अयस्क में विद्यमान रहता है। तो टीन के अयस्क में विद्यमान रहता है। टीन स्टोन में, किसमें, टीन स्टोन में, जिसका रासायनिक सूत्र होता है SnO2। तो यह भी यही आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन है क्या लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, यानी कि ऑक्सीकरण किसको कहते हैं। तो जब कोई भी पदार्थ जो ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ वो अपने में मिल जाता है, यानी कि मिश्रित हो जाता है, तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो चूंकि लोहे में जब जंग लगती है तो वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में लगती है, तो इसीलिए इसका आंसर हाँ हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि मिश्र धातु क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि 2 या 2 से अधिक धातु अथवा एक धातु एवं एक अधातु का समांग मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। यानी कि 2 या 2 से अधिक धातु, यानी कि 2 से अधिक, यानी कि 2-3 धातु ही हो तो वह भी मिश्र धातु कहलाएगा। अथवा यानी कि या फिर एक धातु हो और एक अधातु हो तो वह भी मिश्र धातु ही कहलाएगा। तो चलिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि अम्लगम से आप क्या समझते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि किसी भी धातु का मरकरी के साथ बना समांग मिश्रण अम्लगम कहलाता है। यानी कि कोई भी धातु जो मरकरी के साथ संयोग करके समांग मिश्रण बनाएगा, यानी कि बराबर मिश्रण बनाएगा, वह क्या कहलाता है, वह अम्लगम कहलाता है।
चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर यहाँ पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करता है तब अस्थायी बन जाते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि उत्कृष्ट गैसों की भांति, यानी कि किसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर अस्थायी बन जाते हैं। तो जिस प्रकार से उत्कृष्ट गैस जो कि चाहते हैं कि अब हम अस्थायी रहें, यानी कि अब हम किसी से अभिक्रिया न करें, तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्व को अस्थायी कर यानी कि अस्थायी बन जाते हैं। वह भी चाहते हैं कि हम अब अभिक्रिया नहीं करें, तो किसके भांति बन जाते हैं, तो उत्कृष्ट गैसों की भांति। जैसे में आर्गन, ये उत्कृष्ट गैसों की संख्या 6 है, तो यहाँ पे उत्कृष्ट गैसों की हो जाएंगे जैसे में हीलियम, नियॉन, आर्गन इत्यादि हो जाएंगे। तो चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम परमाणु जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है किंतु सोडियम आयन नहीं, क्यों। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि क्योंकि सोडियम आयन का अष्टक पूर्ण होता है, जबकि सोडियम परमाणु के अष्टक पूर्ण न होने के कारण यह जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है। यानी कि सोडियम आयन है वो उसका अष्टक पूर्ण होता है, यानी कि अष्टक नियम पूर्ण हो जाता है, जबकि सोडियम परमाणु का अष्टक नियम पूर्ण नहीं होता है, इसीलिए जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है ताकि यह अष्टक अपना पूर्ण कर सके। तो चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन जो कि आयनिक यौगिकों के द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, क्यों। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे कि आयनिक यौगिकों के द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होने का कारण यह है कि क्योंकि धन आयनों एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। यानी कि उसके बीच जो बंधन बना होता है ना, वो बहुत मजबूत होता है। इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यानी कि जब उसको तोड़ेंगे, यानी कि कोई भी मजबूत चीज को तोड़ेंगे तो उसके लिए ज़्यादा बल लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो कि आयनिक यौगिक होता है ना, वो बहुत ही मजबूत स्थिर बल से बंधा होता है, यानी कि उसका वैद्युत आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिससे कि तोड़ने के लिए उसके लिए अत्यधिक यानी कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः आयनिक यौगिकों के द्रव्यनांक और क्वथनांक कुछ होते हैं। जब उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा हमको यानी कि ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो इससे यह साबित होता है कि आयनिक यौगिकों के द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। तो चलते हैं अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड से होकर विद्युत धारा क्यों नहीं प्रवाहित की जाती। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इसका कारण यह है कि ये यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो उदासीन अणुओं से बने होते हैं, आयनों से नहीं। यानी कि जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो विद्युत यानी कि उदासीन अणु से बने होते हैं, यानी कि माइनस ऋण से बने होते हैं, आयनों से नहीं। ये पिघली या जलीय विलयन की अवस्था में जलीय विलयन की अवस्था में आयन उत्पन्न नहीं करते। यानी कि होता है पिघली यानी कि जल की अवस्था में विलयन में आयन उत्पन्न नहीं करते हैं, इसीलिए जो कि विद्युत धारा कार्बन टेट्राक्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है। तो आइए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन की आयनिक बंधनों में आयनों के बीच किस प्रकार का बंधन जो कि किस प्रकार का बंधन कार्य करता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आयनिक बंधन। किस प्रकार का बंधन कार्य करता है, तो आयनिक बंधन। अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन तत्व है, मानो कि यह नाइट्रोजन एक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 7 होती है। यानी कि इसकी परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब बनाएंगे तो हो जाएगा प्रथम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्षा में यानी कि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या ये हो जाएगा परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ये हो गया नाइट्रोजन यानी कि माना इसको कि तत्व है, और इसका परमाणु संख्या यानी कि इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट परमाणु संख्या। तो इसकी परमाणु संख्या 7 होती है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आवंत बनेगा यानी कि माने कि ये नाइट्रोजन है और इसके बाह्यतम कक्षा में यहाँ पे देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, 3 4 दे दो, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जब ये यहाँ पे ये जब साझा करेगा तो यह वैद्युत सहसंयोजक बंध बनाएगा यानी कि बंधन बनाएगा। तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन के साथ यह अभिक्रिया करेगा, तो दूसरे नाइट्रोजन के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहाँ पे 3 और 2 यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास भी। तो जब ये इसके साथ साझा करेगा तो यहाँ पे ये देखिए अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इसका 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। तो अब देखिए यहाँ पे 2 तो 4 5 6 7 8 यानी कि इसका अष्टक पूर्ण हो गया। तो चूंकि अब यह भी इलेक्ट्रॉन है जो कि साझा करने के लिए इसका इलेक्ट्रॉन 3 को ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गया। तो यहाँ पे इसका कौन सा बंधन बन रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिक सहसंयोजक बंधन। कौन सा बंधन? त्रिक सहसंयोजक बंधन। त्रिक सहसंयोजक बंधन हो जाएगा। चलते हैं अब 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। सॉरी, यहाँ पे 16 नंबर कंप्लीट हो गया। तो चलते हैं अब 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं वो समझते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि माना कि नाइट्रोजन तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 7 है और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन उसको कहते हैं जो किसी तत्व के बाह्यतम यानी कि तत्व के कक्षा के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित किसी परमाणु के तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन का इसका सेल बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका सेल की इस प्रकार बनेगा। ये हो गया पहला सेल, ये दूसरा सेल हो गया। अभी इसका नामकरण करते हैं। तो यहाँ पे ये इस कक्षा का नाम के रख दिए और इसका नाम एल यानी कि KLMNOP होता है कक्षा का नाम। तो यहाँ पे पहले कक्षा में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे इसको, और दूसरे कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे कहीं पे भी 5 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं आप लोग। देखिए यानी कि दूसरे कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसी को कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो कि यही 5 इलेक्ट्रॉन था ना जो इसमें यहाँ पे साझा किया। तो यानी कि बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक बंधन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है कि रासायनिक बंधन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला वैद्युत संयोजक बंधन यानी कि जिसको आयनिक बंधन भी बोलते हैं, और दूसरा सहसंयोजक बंधन। वैद्युत संयोजक बंधन जो कि यह साझा के ये वैद्युत सहसंयोजक बंधन है जो कैसे बनता है, तो वह ना जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण है कि एक इलेक्ट्रॉनों को सीधा त्याग करता है या फिर ग्रहण करता है, जबकि ये सहसंयोजक बंधन है जो कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनों को साझा करेगा यानी कि दोनों अपने में मिलकर साझेदारी कर लेता है। जिस प्रकार से देखिए यहाँ पे 2 नाइट्रोजन आपस में साझेदारी कर लिया, तो यहाँ पे क्या बना दिया, यहाँ पे ये बना दिया N2। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर कि एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होने पर किस प्रकार का बंधन बनता है।
तो अभी बताए थे हम आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से किस प्रकार का बंधन बनता है। तो लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप आयनिक बंधन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आयनिक बंधन इसका आंसर हो जाएगा। इसमें नंबर क्वेश्चन कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा होने पर किस प्रकार का बंधन बनता है। तो अभी बताए थे कि किस प्रकार का बंधन बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सहसंयोजक बंधन बनता है। तो यहाँ पे सहसंयोजक बंधन हो जाएगा। अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन की द्विबंध वाले किसी अणु का उदाहरण दे, यानी कि द्विबंध वाले अणु का उदाहरण देना है। तो यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका उदाहरण में हो जाएगा जिसमें CO2 C2H4। तो ये जो आप बंधन बनाते हैं वो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। अब 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन की त्रिबंध वाले किसी अणु का उदाहरण दे। तो यहाँ पे यानी कि जो तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है अणु, उसका उदाहरण देना है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका उदाहरण हो जाएगा N2, यानी कि N2 हो जाएगा और C2H2 हो जाएगा। चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित यौगिकों में बंधन की प्रकृति बताएं। वो कौन, यानी कि ये तीनों है जो कि इस बंधन, इन तीनों में कौन सा बंधन बना हुआ है, तो हमें ये बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं। पहला यहाँ पे अमोनिया, तो जिसमें सहसंयोजक बंधन यानी कि सहसंयोजक यौगिक है, यह सहसंयोजक बंधन बन रहा है। तो यह सहसंयोजक यौगिक हो जाएगा। अब दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यह हो जाएगा सहसंयोजक यौगिक। तीसरा है सोडियम मोनोऑक्साइड, तो जो कि यह आयनिक यौगिक हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन की ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियॉन जैसा होने के लिए उसे कितने तत्वों की कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। माना कि ये तत्व कौन सा है, तो ये ऑक्सीजन है और जिसकी परमाणु संख्या यानी कि 8 होती है और इसकी संयोजकता हो जाएगी 2 और यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 6। तो इसको नियॉन जैसा बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो आइए यहाँ पे जान लेते हैं कि नियॉन का कितना परमाणु संख्या होता है। तो नियॉन का परमाणु संख्या 10 होता है। तो इसका जो कि है, चूँकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि 2 और 8 होता है, तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। और देखिए यहाँ पे बाह्यतम कक्षा में से कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे करेंगे 8 माइनस 6 करेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, और 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तब यह नियॉन जैसा बन जाएगा। या फिर इसका 10 माइनस 8, यहाँ पे देखिए यहाँ पे परमाणु संख्या में से भी घटा सकते हैं। तो यहाँ पे 10 माइनस 8 करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे 2, इसका आंसर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो चलते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन की ए तत्व ए की संयोजी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि बाह्यतम कक्षा में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे तत्व बी के संयोजी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि संयोजी सेल यानी कि बी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। ए और बी के संयोग से बनने वाले यौगिक विद्युत का कुचालक है, यानी कि विद्युत का कुचालक है, यानी कि उससे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर नहीं जा सकती है। इस यौगिक में बंधन की प्रकृति बताएं एवं उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। दिया है कि माना कि कोई तत्व ए है, ठीक है, और यह माना कि तत्व बी, तो जो कि इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और बी के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इससे यह साबित होता है कि इसकी संयोजकता हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं संयोजकता। तो इसका संयोजकता हो जाएगा कितना, 4, और इसका संयोजकता हो जाएगा यानी कि 8 माइनस 1 7 करेंगे तो 1, यानी कि इसका संयोजकता 1 हो जाएगा। और एक ऐसा यौगिक है बन रहा है जो कि विद्युत का कुचालक है। तो कौन सा यौगिक विद्युत का कुचालक होता है, तो सहसंयोजक यौगिक है जो कि विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि कौन सा, तो सहसंयोजक यौगिक बन रहा है, सहसंयोजक यौगिक।
तभी तो यह विद्युत का कुचालक है, तो यहाँ पे सहसंयोजक यौगिक बन रहा है। तो ये यहाँ पे अब इसका सूत्र बनाएंगे तो हो जाएगा A के नीचे 4 और B के नीचे 7 है। तो जब दोनों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बनेगा, देखिए यहाँ पे बनेगा A7 और B4। क्या चीज बनेगा? A7 B4। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इस यौगिक में बंधन की प्रकृति बताएं और इसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखे। तो यहाँ पे इसका संरचना बनाते हैं। सॉरी, यहाँ पे B के 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे B के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई, बंधन नहीं। तो यहाँ पे बनेगा A1 B4। यहाँ पे A1 और B4 बनेगा। तो यह कौन सा बंधन है? तो सहसंयोजक बंधन बन रहा है। कौन सा? सहसंयोजक बंधन। बंधन की प्रकृति सहसंयोजक बंधन हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना यानी कि निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, तो A के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग इसको A तत्व माने थे, यानी कि यहाँ पे जो ये A तत्व है जिसको हम कार्बन मान सकते हैं। आप लोग बोलिएगा क्यों? क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। तो चूंकि कार्बन का भी परमाणु संख्या होता है, कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6 और इसके बाह्यतम कक्षा में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनके बाह्यतम कक्षा में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसे हम A तत्व को यानी कि हम कार्बन मान सकते हैं यहाँ पे, और B तत्व यानी कि जो ये B तत्व है इसको हम क्लोरीन मान लेंगे। आपको पता नहीं था, लेकिन इसके बाह्यतम कक्षा में देखकर हम इसको मान लेंगे। तो यहाँ पे क्लोरीन का जो कि परमाणु संख्या 17 होता है, तो इसका बाह्यतम कक्षा में 2 8 7 है। देखिए इसके भी बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक भी संरचना बनेगा तो वो चूंकि इस प्रकार होगा, यानी कि कार्बन तो जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए 4 इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन 1 2 3 4 यानी कि 4 कार्बन हो गया इसके बाह्यतम कक्षा में। और ये दूसरा क्लोरीन जिसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि यहाँ पे देखिए B4 यानी कि क्लोरीन के पास सबके पास यानी कि क्लोरीन कितना रहना चाहिए? 4 रहना चाहिए। और कार्बन था यहाँ पे देखिए A1, तो कार्बन है यहाँ पे A1 हो गया। और यहाँ पे देखिए बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे भी बना लेंगे 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे देखिए जब ये यानी कि इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कौन सा बंधन बन रहा है? सहसंयोजक बंधन। चूंकि यह इलेक्ट्रॉनों के साझा के फलस्वरूप बन रहा है। यहाँ पे देखिए इसका अष्टक पूर्ण हो गया क्लोरीन का, ये इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया। और ये यहाँ पे देखिए इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया 1। तो चूंकि अभी यह कार्बन है, तो चूंकि कार्बन भी 1 इलेक्ट्रॉन सबसे लेगा, कहेगा कि तुम भी मुझको 2 लिया है। तो देखिए यहाँ पे इसका यानी कि कार्बन का भी अष्टक पूर्ण हो गया। यानी सभी क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पे बना देगा। देखिए A1 B4। तो यहाँ पे जब इसका सूत्र लिखेंगे तो हो जाएगा CCl4 हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाएगा। तो अब चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन की एक यौगिक के और एल्युमिनियम का उपयोग रेल की लाइनों के जोड़ने में किया जाता है। यौगिक के की पहचान करें। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि एल्युमिनियम और फेरिकस ऑक्साइड को जब मिश्रित करते थे ना, तो उसको रेल की पटरियों में जहाँ पे दरारें फट जाती है यानी कि
रेल की पटरियाँ में कहीं पे यानी कि गर्मी के दिनों में या फिर ठंडे के दिनों में कुछ हो जाता है तो उसको जोड़ने के लिए यानी कि फेरी उसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें ए तत्व की पहचान करने के लिए बोल रहा था हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3। अब चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की धातु के निष्कर्षण में सल्फाइड और कार्बोनेट एस्को के धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करना पड़ता है, क्यों? तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो लिखेंगे कि धातुओं को उनके ऑक्साइड से निष्कर्षित करना उनके कार्बोनेट या सल्फाइड की तुलना में अत्यधिक आसान होता है, इसीलिए सांद्रित एस्को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित एवं उसे अवकृत करके धातु प्राप्त किया जाता है। यानी कि क्यों आसान होता है? तो धातु को उसके निष्कर्षित करने के लिए, इसीलिए उसके धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो चलते हैं अब हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन है जो कि तो 28 नंबर क्वेश्चन की उसमें इस धातु का नाम लिखें जिसका उपयोग विद्युत तारों को जोड़ने में किया जाता है। तो यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सोल्डर, जो कि जिसको आयरन मशीन कहते हैं, जो कि जब कहीं भी सोल्डिंग करना होता है यानी कि इसका उपयोग है जो कि बड़े बड़े बॉक्स इत्यादि में किया जाता है, जिसमें कहीं पे तार टूट जाता है तो उसी से इसको बोलते हैं लोग दुकानदार में कि सोल्डिंग करवा लो। यानी कि बॉक्स खराब हो गया तो बोलते हैं कि तार टूट गया तो बोलते हैं कि इसको सोल्डिंग करवाना पड़ेगा। तो किसकी सोल्डिंग करने में किसका उपयोग होता है? सोल्डर का, यानी कि तार। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आज के वर्ल्ड क्लासेस। और भी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए या फिर और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल करें, ताकि जब भी हम आप वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। धन्यवाद।